Bismillahirrahmanirrahim. First of all, welcome to the all students in this vitamins class. Today we are going to start digestion and absorption of vitamin A and precursors of vitamin A. प्रीवियस लेक्चर्स में लास्ट लेक्चर्स में जिसमें हमने विटामिन ए की टाइप्स डिस्कस की थी, उनके सोर्सेज डिस्कस किए थे. इफ समवन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. अगर आप लोगों ने रीड किया हो, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो किसी स्टूडेंट के, तो वो भी जो है वो पूछ सकता है, ताकि हम जो है अगर आप क्लियर हैं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं जी. मैंने आपको ऑलरेडी फूड सोर्सेज जब हमने डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो टू टाइप्स होती हैं विटामिन ए की, रेटिनॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड्स. And in all natural foods, these retinoids and carotenoids are normally bounded with other compounds. It may be a protein, it may be a carbohydrate, it may be a fat. Normally carbohydrate इतने नहीं होते, लेकिन प्रोटीन और फैट्स के साथ जो है ये कैरोटिनॉइड्स और रेटिनॉइड जो हैं ये बाउंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं. जब बाउंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं तो पहले इनकी डाइजेशन की जाएगी. डाइजेशन से मुराद ये है कि इन कैरोटिनॉइड्स और रेटिनॉइड्स को उन प्रोटीन या फैटी एसिड से सेपरेट किया जाएगा, और सेपरेट होने के बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो है वो अब्जॉर्ब होंगे, और अब्जॉर्ब होने के बाद जो है फिर इनकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होगी. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डाइजेशन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर that carotenoids and retinyl esters are normally binded with a protein binded कैरोटिनॉइड्स एंड रेटिनाइल एस्टर्स जो हैं, अगर कोई फैटी कोई अमीनो एसिड उनके साथ अटैच है तो डिफरेंट प्रोटीएजेस जिनमें पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, और डिफरेंट जो प्रोटीएजेस हैं, हाइड्रोलेजेस हैं, दीज ऑल protein digesting enzymes will break the bond, and these carotenoids and retinyl esters will be free from any kind of amino acid. So जैसे ही अमीनो एसिड फ्री होगा तो ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये फ्री फॉर्म में आ जाएंगी. इसी तरह जो कैरोटिनॉइड्स एंड रेटिनाइल एस्टर्स फैटी एसिड्स के साथ बाइंडेड फॉर्म में होते हैं तो वहां पे डिफरेंट हाइड्रोलेजेस, एस्टिरेजेस और लाइपेजेस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, और इस तरह से ये कैरोटिनॉइड्स और रेटिनाइल एस्टर्स जो हैं वो फैटी एसिड फ्री हो जाता है और ये जो है फ्री फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. सो आफ्टर द एक्शन ऑफ proteases and lipases, these carotenoids and retinol will be free. रेटिनोल हो या डिफरेंट फॉर्म जो है रेटिनॉल जो है, these all will be free from all kind of बाउंडेड फॉर्म्स. सो जैसे ही ये फ्री होंगे उसके बाद जो है इनकी अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा. लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे आपको देखनी है, जैसे कि pancreatic lipase and pancreatic cholesterol ester hydrolase are secreted into the lumen of the small intestine to facilitate lipid and vitamin A digestion. So what does it mean? इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फैट कंज्यूम नहीं कर रहे क्योंकि फैट्स डाइजेस्टिंग जो एंजाइम्स हैं वो हमारी बॉडी में कब प्रोड्यूस होंगे, या प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हमारी बॉडी में कब प्रोड्यूस होंगे, जब हम फैट और प्रोटीन कंज्यूम कर रहे होंगे. सो अगर हम फैट और प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में लाइपेजेस और जो है प्रोटीएजेस ये प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जब ये प्रोड्यूस नहीं होंगे तो जो फूड जो विटामिन ए बाउंडेड फॉर्म में है वो भी रिलीज नहीं होगा. यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर आप प्योर फॉर्म में सप्लीमेंट लेते हैं, अगर आप
विटामिन ए की एक टैबलेट कंज्यूम कर लेते हैं, विटामिन ए का एक कैप्सूल सप्लीमेंट ले लेते हैं, और फूड आपकी स्टमक में नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके स्टमक में या जो ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन है उससे लाइपेजेस और हाइड्रोलेजेस और जो है प्रोटीएजेस ये प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जब प्रोड्यूस नहीं होंगे तो वो विटामिन ए, मोस्ट ऑफ द विटामिन ए जो है वो जो सप्लीमेंट की फॉर्म में आपने लिया है, दैट विल रिमेन इन बाउंडेड फॉर्म, और जब बाउंडेड फॉर्म में रहेगा तो वो अब्जॉर्प्शन उसकी नहीं होगी। यहाँ पे आपको ये चीज जरूर समझने की है कि अगर आप विटामिन ए फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो या तो उसमें नेचुरली फैट्स और प्रोटीन होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो फिर आपको एम्प्टी बेली विटामिन ए कंज्यूम नहीं करना चाहिए, कि अगर आप एम्प्टी बेली कंज्यूम करेंगे तो फैट डाइजेस्टिंग और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स विल नॉट बी सीक्रेटेड and your vitamin A will remain in bounded form and will not be available to your body. So ये बहुत important है यहाँ पे। दूसरा, पैनक्रियाटिक हाइड्रोलेसिस क्लीव शॉर्टर चेन रेटिनाइल एस्टर्स। शॉर्ट चेन रेटिनाइल एस्टर से मुराद ये है कि जिनमें वो फैटी एसिड्स अटैच हैं जिनकी चेन जो है वो शॉर्ट है, जो माइट बी एसिटिक, प्रोपायनिक, ब्यूटायरिक एसिड हैं, जिनमें 4 या 6 या 8 या 10 जो कार्बन हैं वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड जिनके साथ अटैच हैं, तो उनको पैनक्रियाटिक हाइड्रोलेज जो है वो ब्रेक करता है, जबकि इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर हाइड्रोलेज जो है वो लॉन्ग चेन रेटिनाइल एस्टर्स को ब्रेक करते हैं, जिनमें कार्बन माइट बी हो 14 हो, 16 हो, 18 हो, 20 हो, 22 हो, 24 हो, इस तरह से। सो लॉन्ग चेन रेटिनाइल एस्टर्स को ब्रेक करने के लिए इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर हाइड्रोलेजेस यूज होते हैं, और शॉर्ट चेन को ब्रेक करने के लिए पैनक्रियाटिक हाइड्रोलेजेस जो हैं वो यूज होते हैं। ओके, सो जैसे ही ये डाइजेस्ट हो जाते हैं और कैरोटीनॉइड्स और रेटिनोल जो है फ्री फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद माई सेल्स फॉर्म विद इन द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में ये माई सेल्स बनेंगे, और इन माई सेल्स में क्या क्या चीजें होती हैं? इनमें बाइल साल्ट्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, मोनोएसाइल ग्लिसरोल होते हैं, एंड रेटिनाइल एंड कैरोटिनाइड एस्टर्स होते हैं। ये तमाम चीजें मिल के माई सेल्स बनाती हैं। ये आपको फैट की डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, आई एम श्योर कि आपने फिजियोलॉजी में ये जरूर पढ़ा होगा, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपने थर्ड सेमेस्टर में जरूर इसको स्टडी किया होगा, तो आपको जस्ट उसको रिकॉल करने की जरूरत है कि जब माई सेल्स बनते हैं तो क्योंकि ये फैट सोल्युबल विटामिन्स हैं, एग्जैक्टली उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो कि फैट्स की डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है। सो ये माई सेल्स का हिस्सा बन जाएंगे, जो रेटिनॉइड्स हैं और कैरोटिनॉइड्स हैं, अमीनो एसिड और फैटी एसिड से फ्री होने के बाद ये दोबारा जो है वो इसका पार्ट बनेंगे, और फिर क्या होगा? 70 to 90% of dietary pre-formed vitamin A is absorbed as long as the meal contains some 10 gram or more fat। अगर आपकी मील में, अगर आपकी फूड में 10 ग्राम या इससे ज्यादा कुछ फैट की क्वांटिटी मौजूद है, तो 70% से लेके 90% तक विटामिन ए आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? कि अगर आप फैट बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर रहे तो ये अब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक हो गया? इस चीज को आपने जो है वो जहन में रखना है। एक और जो पॉइंट है, कैरोटीनॉइड्स, जो मैंने आपको सोर्सेज में बताया था कि these carotenoids come from normally plant-based foods. So if you are consuming plant-based foods uncooked or without any heat treatment, their absorption, carotenoids absorption may be reduced to the 5%। 5% तक जस्ट उनकी absorption होती है। जूसेस वगैरह जो होते हैं उनमें 60% तक इनकी जो है वो अब्जॉर्प्शन हो सकती है, इफ प्रेजेंट एज अ प्योर ऑयल और एज अ पार्ट ऑफ एन एक्वस डिस्पर्शन सप्लीमेंट। मिसाल के तौर पे अगर आप कैरेट्स कंज्यूम कर रहे हैं और जस्ट कैरेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, इसके अलावा आपके बैली में कुछ नहीं है, फैट्स वगैरह नहीं है, तो कैरोटीनॉइड्स की जो अब्जॉर्प्शन है वो 5% या इससे कम जो है वो होगी, यानी कि 95% कैरोटीनॉइड जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने जो है उसके साथ कुछ
थोड़ी सी क्वांटिटी में फैट भी कंज्यूम कर ली है तो फिर जो है कैरोटीनॉइड्स की एब्जॉर्प्शन 60% और या इससे भी ज्यादा जो है वो हो जाएगी। सो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ही ये कैरोटीनॉइड्स और रेटिनोल जो हैं ये फ्री फॉर्म में आते हैं, कैरोटीनॉइड्स और रेटिनॉइड्स फ्री फॉर्म में आते हैं तो ये माइसेल्स का हिस्सा बनते हैं। और माइसेल्स जो हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं वो एक यहाँ पे शो किया हुआ है, ये उसके विलाई हैं, ये इंटेस्टाइनल सेल है। ये माइसेल्स जो हैं फौरन पहुंचेंगे इस अब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर, और अब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर ये डिफरेंट पाथवेज जो हैं वो इनिशिएट होते हैं और उसके बाद जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ ये काइलोमाइक्रोन जाते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं रेटिनोल से। अगर आपने रेटिनोल यानी कि रेटिनॉइड्स को कंज्यूम किया है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा कि रेटिनोल जो है वो विद इन द सेल, अब ये जो हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन द सेल, इन द अब्जॉर्प्टिव सेल। So retinol will bind to the cellular retinol binding protein 2 और ये जो है एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम कहेंगे सेल्यूलर रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन 2 रेटिनोल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स जो है उसके बाद किसी न किसी फैटी एसिड के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि काइलोमाइक्रोन्स का हिस्सा बनने के लिए इसको फैटी फॉर्म में आना पड़ेगा ताकि ये काइलोमाइक्रोन्स का हिस्सा बन सके और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जा सके। होगा ये कि सेलुलर पहले भी हमने डिस्कस किया कि जिस तरह जो रेटिनोल है वो फैटी एसिड के साथ बाइंड हो सकता है, लेकिन अगर वो बाइंड फॉर्म में ही रहेगा तो अब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए पहले वो फ्री फॉर्म में होगा, माइसेल्स का हिस्सा बनेगा, माइसेल से फिर अब्जॉर्प्टिव सेल में आएगा और अब्जॉर्प्टिव सेल में दोबारा से ये फैटी एसिड के साथ अटैच होगा और फिर इस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे सेलुलर रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन टू रेटिनाइल पामिटेट, क्योंकि यहाँ पे पामिटिक एसिड के साथ वो अटैच है। और अगर वो स्टीयरेट है तो फिर ये बन जाएगा CRBP2 रेटिनाइल स्टीयरेट। इस तरह जो भी फैटी एसिड इसके साथ अटैच होगा वो जो है ये कॉम्प्लेक्स बना देगा और उसके लिए ये एंजाइम जो है वो चाहिए होता है, लेसिथिन रेटिनोल एसाइल ट्रांसफेरेज, LRAT, लेसिथिन रेटिनोल एसाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम जो है इस जो है CRBP2 रेटिनोल को फैटी एसिड के साथ बाइंड करवा देगा और अब इसका स्ट्रक्चर जो है, अब इसकी जो आप कह लें कि इसकी नेचर जो है वो फैटी नेचर जो है वो हो जाएगी। ये ऑर्गेनिक तो ऑब्वियसली पहले भी था, लेकिन जो है अब ये फैट सोलुबल की फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। और अगर हम रेटिनाल कंज्यूम करते हैं, रेटिनाल का कोई सोर्स कंज्यूम करते हैं तो फिर क्या होगा कि ये रेटिनाल पहले रेटिनोल में कन्वर्ट होगा, रेटिनोल से फिर ये जो है वो रेटिनोल सेलुलर रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन 2 रेटिनाइल पामिटेट में कन्वर्ट होगा सेम उसी प्रोसेस के थ्रू, और फिर ये काइलोमाइक्रोन का हिस्सा बनेगा। और अगर हम बीटा कैरोटीन की फॉर्म में, अल्फा कैरोटीन की फॉर्म में, या जो विटामिन ए के प्रीकर्सर्स हैं जो कैरोटीनॉइड्स हैं, अगर वो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बहुत कम फॉर्म में रेटिनोल में कन्वर्ट होते हैं, ज्यादातर ये जो है वो रेटिनाल में कन्वर्ट होते हैं। रेटिनाल जो है वो रेटिनोल में कन्वर्ट होगा और रेटिनोल फिर दोबारा इस जो है वो एस्टर की फॉर्म में आ जाएगा और ये काइलोमाइक्रोन का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह इनमें से कुछ रेटिनाल जो है वो रेटिनोइक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, और रेटिनोइक एसिड जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में आने की बजाय, काइलोमाइक्रोन का हिस्सा बनने की बजाय डायरेक्ट जो है वो ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाएगा, ब्लड एल्ब्यूमिन जो है प्रोटीन जो है इसको बाइंड करेगी और ये लिवर की तरफ जो है वो चला जाएगा। रेटिनोइक एसिड जो है वो इस पाथवे को फॉलो नहीं करता, वो डायरेक्ट जो है वो लिवर में पहुंच जाएगा थ्रू ब्लड स्ट्रीम। लेकिन जो रेटिनाल है या रेटिनोल है या बीटा कैरोटीन्स हैं वो इसी पाथवे को फॉलो करेंगे। इनमें से कुछ बीटा कैरोटीन जो हैं वो डायरेक्टली काइलोमाइक्रोन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे आप देखें कि ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और कैरोटिनॉइड्स, ये तमाम मिलके
और ये जो सेलुलर रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन रेटिनाल पामिटेट हैं, ये तमाम मिलके काइलोमाइक्रोन का हिस्सा बनते हैं। और काइलोमाइक्रोन जो हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है वो चले जाएंगे, और लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसके थ्रू ये जो है हमारे लिवर में चले जाएंगे, और लिवर से फिर उसके बाद ये पूरी ब्लड में हमारी जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। सो इस तरह से ये फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि इनकी डाइजेशन कैसे होती है, और इस स्लाइड में हमने देखा कि इनकी अब्जॉर्प्शन कैसे होती है। सो अब्जॉर्ब होने के बाद जब ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे तो उसके बाद जो है ये वही प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया है। ये जो 1 2 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनकी डिटेल 1 2 3 पॉइंट्स की यहाँ पे जो है वो मेंशन की गई है। सो इस तरह से ये अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये जो है वो बॉडी में इनकी अब्जॉर्प्शन होती है। और अब्जॉर्प्शन के बाद ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन होगी। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, अब काइलोमाइक्रोन्स बनेंगे, काइलोमाइक्रोन्स कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स एंड एपोप्रोटीन्स। ये काइलोमाइक्रोन रेमनेंट काइलोमाइक्रोन्स जैसे ही जो है वो लिवर में पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं, लाइपेजेस एंजाइम्स जो हैं, इन पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, और इन काइलोमाइक्रोन्स में से फैट्स जो हैं जिसमें एलडीएल है, एचडीएल है, वीएलडीएल है, ये ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ये ब्रेक होंगे तो ऑब्वियसली जो इसमें विटामिन ए की डिफरेंट जो रेटिनोल है उसको भी वहां से फ्री होना है, और फ्री होने के बाद जो है वो ब्लड का हिस्सा बनना है और आगे ट्रांसपोर्ट होना है। काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट टू द लिवर, अबाउट 70 to 75% ऑफ द काइलोमाइक्रोन रेटिनॉइड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम सर्कुलेशन बाय द लिवर। यानी कि जो 70 to 75% जो विटामिन ए आया था वो लिवर के अंदर ही जो है इन काइलोमाइक्रोन से फ्री हो जाता है, और बाकी जो है वो नेक्स्ट जब प्रोसेस होगा तो उसमें जो है वो फ्री होगा। सो कैरोटीनॉइड्स एंड विटामिन ए रीचिंग द लिवर, लिवर में जब ये पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा, क्लीवेज टू फॉर्म रेटिनोल, जो फैट इनके साथ अटैच थी, जो लिपिड्स इनके साथ अटैच थे, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में पामिटेट की बात की गई, पामिटिक एसिड जो इनके साथ अटैच था उसकी क्लीवेज होगी, वो वहां से फ्री होगा, तो ऑब्वियसली लाइपेजेंस एंजाइम जो हैं उस बॉन्ड को फ्री ब्रेक करवा देंगे और रेटिनोल वहां से फ्री फॉर्म में आ जाएगा। इनकॉर्पोरेशन इनटू एंड रिलीज एज पार्ट ऑफ वीएल, डीएल और अदर लाइपोप्रोटीन्स। तो उसके बाद जो है ये रेटिनोल वहां से फ्री होके जो है कुछ जो एक्स्ट्रा फॉर्म होगी वो लिवर में स्टोर भी हो जाएगी, और उसके बाद अगर बॉडी को जरूरत है तो ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। लेकिन रेटिनोल बॉडी में फ्री फॉर्म में सर्कुलेट नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, 80 to 95% ऑफ द रेटिनोल इज स्टोर्ड इन द लिवर स्टिलेट सेल्स। स्टिलेट सेल्स के अंदर जो है वो ज्यादातर स्टोर होगा, लेकिन अगर जैसे ही बॉडी को जरूरत है तो फिर क्या होगा, रेटिनोल ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड रिक्वायर्स टू स्पेसिफिक प्रोटीन, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसथायरेटिन, ये दो प्रोटीन जो हैं वो इन रेटिनोल को कैरी करती हैं। सो अगर हमारी बॉडी को विटामिन ए की जरूरत नहीं है और हमने कंज्यूम किया है, दैट विल बी स्टोर्ड इन आवर लिवर, और अगर जो है बॉडी को जरूरत है तो फिर जो है वो लिवर से फ्री होगा, और जो है हमारे ब्लड में टू जो कैरिंग प्रोटीन है, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसथायरेटिन, दिस प्रोटीन विल कैरी दिस विटामिन ए मीन रेटिनोल टू द होल बॉडी, हमारी बॉडी में ये सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। जैसा कि ये इसका मैकेनिज्म यहाँ पे शो किया हुआ है कि हिपैटिक स्टिलेट सेल्स के अंदर क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या, जो आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको जस्ट यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। जैसा कि ये काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट विद रेटिनल एस्टर्स हैं, तो फिर क्या होगा, ये फैटी एसिड यहाँ से सेपरेट होंगे, रेटिनोल बनेगा, रेटिनोल से जो है ये रेटिनोल सेलुलर रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन है, और फिर जो है ये डिफरेंट प्रोटीन की मदद से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। ये जो प्रोटीन है ट्रांसथायरेटिन और जो है रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन, ये इसको जो है वो हमारी बॉडी के अंदर
कैरी करेंगी। ये एक चीज याद रखिएगा कि फ्री फॉर्म में रेटिनॉल हमारी बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर सकता। अगर फ्री फॉर्म में रेटिनॉल हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, दैट विल बी टॉक्सिक। जो विटामिन ए की टॉक्सिसिटी होती है, हम उसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो टॉक्सिसिटी होती है वो सिर्फ इस वजह से होती है कि विटामिन ए जो है, रेटिनॉल जो है, वो बाउंडेड फॉर्म में नहीं है, यानी कि ट्रांसथायरेटिन और जो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है, उन्होंने इसको बाइंडेड फॉर्म में नहीं रखा। बाउंडेड फॉर्म, अब प्रोटीन अवेलेबल नहीं है बाउंडेड करने के लिए, तो जो फ्री फॉर्म में होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा जो है वो हम टॉक्सिसिटी में भी जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट अबाउट डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये यहाँ तक, अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, इसके फंक्शन की तरफ। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है कोई? एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर हमने देखा कि आइदर हम रेटिनॉइड्स कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कैरोटीनॉइड्स, हमारी बॉडी में जो विटामिन ए की सर्कुलेटिंग फॉर्म है वो जस्ट रेटिनॉल है विद द बाइंडिंग प्रोटीन। जी बिल्कुल। कैरोटीनॉइड्स भी रेटिनॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं आगे जाके जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही है सेकंड, जी इससे पिछले मैंने देखा। जी बिल्कुल तो ऐसा ही है। सर जो रेटिनोइक एसिड और रेटिनॉल और कैरोटीनॉइड्स का अलग अलग फंक्शन है, वो तो अल्टीमेटली मोल में ही कन्वर्ट हो रहे हैं बॉडी में जाके, तो जी बॉडी में तो जस्ट रेटिनॉल ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा ना? नहीं, आप यहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी बॉडी में कुछ जो है वो आएगा उसी तरह रेटिनोइक एसिड की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और जो है एज सच ही हमारी बॉडी में रहेगा कुछ क्वांटिटी जो है, लेकिन ज्यादातर जो है मैक्सिमम जो पार्ट है वो रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा। लेकिन हमारी बॉडी में तमाम फंक्शंस रेटिनॉल ही परफॉर्म नहीं करता, बल्कि रेटिनॉल भी हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है, रेटिनोइक एसिड भी परफॉर्म करता है, इवन के बीटा कैरोटीन भी एज सच हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो फिर होगा ये कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि कुछ जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो एज सच ही हमारी बॉडी में चले जाती हैं, तो ये एज सच हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करेंगी, लेकिन ये बहुत थोड़ा पोर्शन होता है। सो होगा ये कि जब जिस फॉर्म की भी बॉडी को जरूरत होगी, रेटिनॉल उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था इस स्लाइड में कि रेटिनॉल, रेटिनाइल एस्टर्स जो है वो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेटिनॉल रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और रेटिनॉल जो है रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कोई भी फॉर्म कंज्यूम करें, हमारी बॉडी में रेटिनॉल की फॉर्म में रहेगा, रेटिनाइल एस्टर्स की फॉर्म में रहेगा, लेकिन जिस फॉर्म की जरूरत होगी हमारी बॉडी उसको विद इट्स रिक्वायरमेंट उसको कन्वर्ट कर लेगी, और जब कन्वर्ट कर लेगी तो जिस फॉर्म की जरूरत है वो हमारी बॉडी को अवेलेबल होगी। इस लिहाज से जो है ये प्रॉब्लम नहीं होती कि हमें जो है वो किस फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है या क्या जो है वो कौन सी फॉर्म है। सो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे हमारी बॉडी को जरूरत होगी वो कन्वर्ट होता जाएगा उस तरह से हमारी फॉर्म बॉडी में। ठीक हो गया बच्चे? जी सर ठीक है, थैंक यू। ओके ओके ओके। सो यहाँ तक डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन तक अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स कम टू द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। ठीक हो गया? हम फंक्शंस की जो है वो बात करते हैं, और इस फंक्शन में हम एक फंक्शन को आज जो है वो डिस्कस करेंगे, बाकी फंक्शंस को हम नेक्स्ट क्लास की तरफ लेके जाएंगे। सो फर्स्ट फंक्शन जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज रोल ऑफ विटामिन ए इन जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का किसी को आइडिया है? एनीवन नोज अबाउट जीन एक्सप्रेशन? सर पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, और प्रोटीन्स का एक पर्टिकुलर रोल होता है। इस प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जी यस सर, जी ट्रांसक्रिप्शन और जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि
Gene expression mean conversion of genetic information from DNA into some kind of protein. यानी कि जो प्रोटीन हमारी बॉडी में बन रही हैं उसके ऑब्वियसली उसका मैसेंजर आरएनए बनेगा, उससे पहले उसका कोई डीएनए है, डीएनए में उसका जीन मौजूद है, उस जीन से ट्रांसक्रिप्शन होगी और ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके रिजल्ट में मैसेंजर आरएनए बनेगा और मैसेंजर आरएनए के बाद जो है उसकी प्रोटीन बनेगी और इस पूरे प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक हो गया? जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये प्रोसेसेस जो हैं वो शामिल हैं। सो विटामिन ए जो है ये कुछ जीन्स की एक्सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक हो गया? यानी कि अगर विटामिन ए नहीं होगा तो वो जो जीन्स विटामिन ए डिपेंडेंट हैं वो एक्सप्रेस नहीं होंगे, उनका मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, उनकी प्रोटीन नहीं बनेगी, और अगर उनकी प्रोटीन नहीं बनेगी तो वो प्रोटीन जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी वो फंक्शन प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जैसा कि जो विटामिन ए है ये हमारे उन जीन्स की एक्सप्रेशन में हेल्प करता है जो हमारी इम्यूनिटी को इनहेंस करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। सो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में नहीं होगा या कम क्वांटिटी में होगा तो फिर क्या होगा? जो जीन्स, आप लोगों ने इम्यूनोग्लोबुलिन्स का नाम सुना है? IgG, IgA, IgE, IgM, इस तरह के Yes, प्रोटीन। sir. ओके Yes, ओके, sir. और ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं, इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, ऐसा ही है? Yes, sir. ओके Yes, sir. जी, बिल्कुल ठीक हो गया। सो ये जो विटामिन ए है, और वो क्या चीज है? वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि उनका मैसेंजर आरएनए बना होगा, उनका कोई जीन है, और अगर वो जीन जो है वो ऑन ना हो, उसकी ट्रांसक्रिप्शन ना हो, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं बनेंगी हमारी बॉडी के अंदर। और विटामिन ए का क्या रोल है? विटामिन ए असल में उन जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, उन जीन की ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक चाबी है, एक की है। तो अगर विटामिन ए नहीं होगा तो उन जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। ठीक हो गया? इसी तरह एक तो मैंने ये आपको एग्जांपल दी, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा ये है जब हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं तो डिवाइड होने के बाद हर सेल का जो फंक्शन है वो उस फंक्शन के मुताबिक उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो है वो डेवलपमेंट होती है। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करने के लिए स्किन में सेल्स होते हैं, जैसे कि, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ऐसे सेल्स होते हैं जो सिक्रीटरी सेल्स हैं, जैसे कि गॉबलेट सेल्स हैं, और ये हमारी स्किन और डर्मिस और एपिडर्मिस में जो है ये होते हैं, और हमारे जिसकी वजह से हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो लुब्रिकेट रहती है, वो ड्राई नहीं होती। अगर जो है वो जो गॉबलेट सेल्स हैं, जो सिक्रीटरी सेल्स हैं, वो प्रॉपर मेच्योर ना हो, इस प्रोसेस को कहते हैं मैचुरेशन, सेल मैचुरेशन या सेल डिफरेंशिएशन। अगर जो है ये प्रोसेस ना हो, यानी कि सेल मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट ना हो, तो हमारी जो जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो जो है लुब्रिकेंट फॉर्म में नहीं रहेगी, वो जो है ड्राई फॉर्म में आ जाएगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो उससे क्या होगा? उससे जो है न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होंगे। तो ये आप समझ लें कि ये जो दो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन, और सेल डिफरेंशिएशन या सेल मैचुरेशन, इन दोनों प्रोसेसेस में विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में नहीं होगा या डेफिशिएंट होगा तो ये दोनों प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आ जाएंगे।
ठीक हो गया। सो इस ये कैसे काम करता है विटामिन ए? विटामिन ए जब अब्जॉर्ब, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ट्रांसथायरेटिन एंड रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों वो प्रोटीन हैं जो विटामिन ए को कैरी करती हैं हमारे ब्लड के अंदर। ठीक हो गया। सो जहां भी सेल्स को विटामिन ए की जरूरत है, ये दोनों प्रोटीन उनको कैरी करेंगी। कैरी करने के बाद ये प्रोटीन जो है वो फ्री हो जाएंगी, विटामिन ए सेपरेट हो जाएगा और ये सेल के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा। सेल के अंदर जो है सेलुलर रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन इसको जो है इस विटामिन ए को बाइंड कर लेगी, और हर सेल के अंदर जो है ये कुछ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स को हम न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कहते हैं, जैसा कि RAR, इसको हम कहते हैं रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर, या RXR रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स हैं जो विटामिन ए को बाइंड करते हैं, यानी कि ये रिसेप्टर्स, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं जो न्यूक्लियस में जाके वर्क करते हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं ऑन या ऑफ फॉर्म में होते हैं, और विटामिन ए अगर इनके साथ अटैच हो जाएगा तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, और अगर विटामिन ए नहीं होगा तो ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहेंगे, ये ऑफ फॉर्म में ही रहेंगे। सो जैसे ही ये ऑन होंगे विटामिन ए की मौजूदगी में, ये न्यूक्लियस के अंदर पहुंचेंगे, ये जो है रिसेप्टर्स विटामिन ए को अटैच करते हुए, और फिर ये रिसेप्टर्स अलोंग विद विटामिन ए डीएनए में जाएंगे, और डीएनए के ऊपर जिस जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवानी होगी, जैसे मैंने अभी आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स का बताया, तो उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवा देंगे। उस ट्रांसक्रिप्शन असेंबली एक बनती है, ये कोर्स एक है पूरा जिसमें हम इस तरह के जीन एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं 6 सेमेस्टर में। वो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे प्रोटियोमिक्स एंड न्यूट्रोजेनोमिक्स में पढ़ाऊंगा डिटेल से कि ये किस तरह प्रोसेस होता है। अभी जस्ट आपको यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि विटामिन ए अलोंग विद देयर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स विल बाइंड टू द डीएनए विद स्पेसिफिक जीन, और फिर उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी। यानी कि ये समझ लें, उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए इस पूरे प्रोसेस का होना लाजमी है, जिसमें ये RXR और RAR और विटामिन ए अटैच करेंगे। अगर इसकी अटैचमेंट नहीं होगी तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। ओके, और अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो गई है, तो ये मैसेंजर RNA बनेगा। मैसेंजर RNA जो है वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और फिर वो जो प्रोटीन है, जैसे कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, ई है, एम है, या जी है, IgG, वो जो है वो जो भी फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करेंगी। और अगर जो है ये विटामिन ए नहीं है तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई जी? इसमें जो है नेक्स्ट स्लाइड भी मैं आपको दिखा दूं, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी शो किया हुआ है कि जो है ये न्यूक्लियस यहाँ पे शो किया हुआ है, ये रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर है, ये को रिप्रेसर एक अटैच होता है। को रिप्रेसर से मुराद वो है जो कि आपके ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देता, रिप्रेस करता है, और इसका अपोजिट क्या होगा? को एक्टिवेटर। तो जैसे ही ये जो है विटामिन ए अपने न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ आता है और डीएनए के ऊपर जहां पे ये अटैच होता है, उसको कहते हैं रेटिनोइक एसिड रिस्पॉन्स एलिमेंट, RARE, और ये एक्टिवेटर अटैच होगा। एक्टिवेटर अटैच होने के बाद जो है वो मैसेंजर RNA बनेगा, और मैसेंजर RNA बनने के बाद जो है वो प्रोटीन बनेगी, और वो प्रोटीन स्पेसिफिक फंक्शन हमारी बॉडी में जो है वो परफॉर्म करेंगी। और यही चीज यहाँ पे भी शो की हुई है कि विटामिन ए विटामिन होगा, विटामिन प्रोटीन रिसेप्टर जो मैंने अभी आपको बताया RAR और RXR हैं, वो तमाम मिलके इस रेगुलेटरी रीजन में इस डीएनए के साथ अटैच करेंगे, जीन एक्सप्रेशन होगा, इस जीन के जीन एक्सप्रेशन होगा, मैसेंजर RNA बनेगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगी, और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी। ठीक हो गया? मैं इसको समराइज कर दूं कि ये तमाम प्रोसेस जब होगा तो उसमें ये होगा कि हमारी बॉडी में जो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस के मैंने नाम लिए, दैट इज सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल मैचुरेशन।
एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन, ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं उनमें विटामिन ए अपना रोल प्ले करता है, एज अ जेनेटिक रोल प्ले करता है, ताकि जीन एक्सप्रेशन प्रॉपर हो और ये जो है फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म हो सके। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये चीज याद रखिएगा, ये जो फंक्शन हो रहा था ये विटामिन जो रेटिनोइक एसिड है वो ज्यादातर ये फंक्शन परफॉर्म करवाता है, ना रेटिनॉल यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ना रेटिनोल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ना ही बीटा कैरोटीन फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो जीन एक्सप्रेशन में जो फंक्शन है दैट इज ओनली परफॉर्म्ड बाय रेटिनोइक एसिड। इसको जो है आपने ध्यान में रखना है। सो अगर हम रेटिनोइक एसिड कंज्यूम नहीं कर रहे, नो इशू, बीटा कैरोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी बीटा कैरोटीन को रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट कर लेगी। और अगर हम रेटिनोल कंज्यूम कर रहे हैं तो नो इशू, रेटिनोल रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा और रेटिनॉल रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सारे प्रोसेसेस जो है वो चलते रहेंगे। और अगर हम विटामिन ए कंज्यूम नहीं कर रहे, हमारी बॉडी डेफिशिएंट है, तो फिर ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है वो आते रहेंगे। हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक रहेगा, हमारे सेल प्रॉपरली मैच्योर नहीं होंगे, जीआईटी में प्रॉब्लम्स आएंगे, हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स आएंगे और हम बार बार बीमारियां जो है हम पे अटैक करती रहेंगी, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, स्ट्रांग नहीं होगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रॉपर प्रोडक्शन ना होने की वजह से। सो दैट्स इट जी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।